जालोर का चौहान वंश। जालोर का चौहान वंश। हाँ देखिए मित्रों, जालोर के चौहान वंश को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो जालोर का जो चौहान वंश है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? नमस्कार संगीता जी धानका, अकबर जी बदर साहब नमस्कार, अकबर जी स्वागत है आपका, पुष्कर रेगर नमस्कार, अशोक जी रोयल सभी का स्वागत है, भीम जी, वेद प्रकाश जी शर्मा, सैनी जी। तो देखिए मित्रों, जालोर का जो चौहान वंश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? सरोजी थालोड़ स्वागत है आपका भी, कुलदीप जी। तो जालोर के चौहान को पढ़ने से पहले हम चलते हैं नाडोल। देखो मित्रों, जालोर से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, क्योंकि जालोर के चौहान वंश की स्थापना कहां से हुई है? नाडोल से हुई है। देखिए हमने सांबर का चौहान वंश पढ़ा था मित्रों, और सांबर के चौहान वंश में मैंने आपको एक शासक बताया था वाकपति राज प्रथम, और वाकपति राज प्रथम का पुत्र था मित्रों लक्ष्मण चौहान। कौन था? लक्ष्मण चौहान। ये लक्ष्मण चौहान कहां से आया था मित्रों? ये सांबर से आया था। सांबर के चौहान वंश में एक वाकपति राज प्रथम शासक हुआ था मित्रों, और उसे वाकपति राज प्रथम का पुत्र है ये लक्ष्मण चौहान था। अर्थात मैंने आपको जो जहां पर सांबर में सिंह राज पढ़ाया था, सिंह राज एक शासक पढ़ाया था आपको, बिल्कुल बताया था सिंह राज। और सिंह राज की पत्नी थी आत्म प्रभा, जो यौगिक क्रियाओं में निपुण थी, भगवान शिव की पूजा करती थी 1000 दीपक जलाकर पुष्कर में। उससे सिंह राज का भाई था मित्रों ये, उससे सिंह राज का भाई कौन था? लक्ष्मण चौहान। ये कहां पर आ गया? नाडोल। और नाडोल कहां पड़ता है मित्रों? पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। तो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की? नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की मित्रों लक्ष्मण चौहान ने। किसने की? लक्ष्मण चौहान ने। और मैंने आपको लोकदेवी में पढ़ाया था मित्रों, इससे लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर लक्ष्मण चौहान ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। कहां पर बनाया था? नाडोल में। और यही आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है मित्रों। नाडोल के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की भी ये कुलदेवी है। इसके अलावा पोकरण की जो बिस्सा जाति है वो भी इसे अपनी कुलदेवी मानती है। अब देखिए मित्रों, जो लक्ष्मण चौहान है नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक था। इसी लक्ष्मण चौहान का वंशज, इसी लक्ष्मण चौहान का वंशज था नाडोल में अल्लणदेव। कौन था? अल्लणदेव। ये अल्लणदेव मित्रों इसी लक्ष्मण चौहान का वंशज था। अल्लणदेव है वो किसका वंशज था? इस लक्ष्मण चौहान का वंशज था। और मित्रों इस अल्लणदेव का पुत्र, अल्लणदेव का पुत्र था कीर्तिपाल। कौन था? अल्लणदेव का पुत्र कौन था मित्रों? कीर्तिपाल। नमस्कार सतीश जी। ये कीर्तिपाल है मित्रों, ये है 1182 में, 1182 में परमारों को हराकर कीर्तिपाल है 1182 में, 1181 या 82 लगभग आता है, ये 1181-82 लगभग आता है। 1181-82 ईस्वी में परमारों को हराता है। परमारों को हराकर जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। 1181-82 में परमारों को हराकर जालोर में चौहान वंश की स्थापना, जालोर में चौहान वंश की स्थापना, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कौन करता है मित्रों? कीर्तिपाल करता है। कौन करता है? कीर्तिपाल, जो अल्लणदेव का पुत्र था। अब देखिए मित्रों, इस कीर्तिपाल के बारे में देखिए, पहले बात कर लेते हैं मित्रों थोड़ी सी जालोर की। इस जालोर का प्राचीन नाम देखिए मित्रों क्या क्या मिलता है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, इसे क्या कहते हैं? जाबालीपुर भी कहते हैं, इसे जालहूर भी कहते हैं। देखो मित्रों बिजोलिया शिलालेख, हाँ बिजोलिया शिलालेख है, वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। क्या मिलता है? जाबालीपुर। और यहां पर जाल वृक्ष की अधिकता थी,
और महर्षि जाबाली की तपोभूमि थी। जाल वृक्ष की अधिकता या महर्षि जाबाली की यहाँ पर तपोभूमि थी, इसलिए इसे जाबालीपुर या जालौर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो दुर्ग है मैंने उसको बताया, तो आपको जालौर का जो दुर्ग है उसे सुवर्णगढ़ कहते हैं, सुवर्णगिरी। एक तो स्वर्णगिरी था, स्वर्णगिरी तो था जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहते हैं मित्रों? जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं। जबकि सुवर्णगिरी, हाँ सुवर्णगिरी है मित्रों, ये सुवर्णगिरी कौन सा है? जालौर का दुर्ग है, इसे सुवर्णगिरी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। इस जालौर के दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं। जालौर के दुर्ग को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, हाँ ठीक है मित्रों। जाबालीपुर है, ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख में जालौर का नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। तो एक बार जितना पढ़ा है उसको देखेंगे। नाडोल पढ़ रहे हैं मित्रों, पहले जालौर से पहले हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। नाडोल, नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक था लक्ष्मण चौहान, जिसने सांबर से अलग होकर नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल में ही इसने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया लक्ष्मण चौहान ने, ठीक है मित्रों। और यही आशापुरा माता है मित्रों जालौर के सोनग्राह चौहानों की भी कुलदेवी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, इसी लक्ष्मण चौहान का वंशज था अल्लणदेव। अल्लणदेव का पुत्र कौन है मित्रों? कीर्तिपाल। ये कीर्तिपाल 1181-82 ईस्वी के लगभग है, जालौर में परमारों को हराकर जालौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। हाँ, जालौर में परमारों को हराकर जालौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करता है मित्रों? कीर्तिपाल करता है। कौन करता है? कीर्तिपाल करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात देखिए मित्रों, जालौर के बारे में बात करें तो जालौर का बिजोलिया शिलालेख में नाम जाबालीपुर मिलता है। यहाँ पर महर्षि जाबाली की तपोभूमि थी, जाल वृक्ष की यहाँ पर अधिकता थी, इसलिए इसे जालौर भी कहते हैं। जालौर का जो दुर्ग है उसे सुवर्णगिरी कहते हैं। हाँ, अब देखिए मित्रों, जो कीर्तिपाल है, इस कीर्तिपाल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया। सामंत सिंह कुमारपाल ने हराया था। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को किसने हराया था मित्रों? कुमारपाल ने हराया। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को किसने हराया था मित्रों? कुमारपाल ने। लेकिन इस सामंत सिंह का भाई था, सामंत सिंह का भाई कौन था? कुमार सिंह। कुमारपाल नहीं, सॉरी कीर्तिपाल है मित्रों, कीर्तिपाल, कीर्तिपाल की बात कर रहे हैं हम। इस सामंत सिंह को किसने हराया था? इस कीर्तिपाल ने हराया था। सामंत सिंह को किसने हराया था मित्रों? इसी जालौर में चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराया था। किसे हराया था? सामंत सिंह, जो मेवाड़ का शासक था। रुक गया वीडियो। चल रहा है मित्रों, यहां पर तो चल रहा है वीडियो। तो ये सैनिक जी, आप समर सिंह की बात कर रहे हो। समर सिंह दूसरा था। देखिए, समर सिंह है वो राहुल रतन सिंह का पिताजी था। और ये सामंत सिंह, सामंत सिंह को किसने हराया था? कीर्तिपाल ने हराया था। लेकिन सामंत सिंह का भाई कौन था? कुमार सिंह। इसी सामंत सिंह का भाई था कुमार सिंह। और इस कुमार सिंह ने मित्रों किसे हराया था? वापस इस कीर्तिपाल को हराया था। तो देखो मित्रों, जो सामंत सिंह है ये तो हारकर बागड़ में गोहिल वंश की स्थापना करता है। बागड़ चला जाता है और बागड़ में गोहिल वंश की स्थापना कौन करता है? सामंत सिंह करता है। क्योंकि सामंत सिंह को हरा देता है कीर्तिपाल, तो सामंत सिंह है मेवाड़ छोड़कर कहां चला गया? बागड़ चला गया और बागड़ में गोहिल वंश की स्थापना कर ली सामंत सिंह ने। लेकिन सामंत सिंह के बाद जो शासक बना सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह, इस कुमार सिंह ने इस कीर्तिपाल को वापस हराकर यहां से खदेड़ दिया। एक आपने नैन श्री ख्यात होगी, किसने लिखी? नैन श्री ख्यात। नैन श्री ख्यात किसने लिखी मित्रों? मोहनोत नैन सिंह ने। नैन श्री ख्यात किसने लिखी? मोहनोत नैन सिंह ने। हाँ, नैन श्री ख्यात है मोहनोत नैन सिंह ने लिखी मित्रों। और इस नैन श्री ख्यात में, नैन श्री ख्यात में इस कीर्तिपाल को क्या कहा है मित्रों? कि तू एक महान राजपूत, कि तू एक महान राजपूत। नैन श्री ख्यात मित्रों मोहनोत नैन सिंह ने लिखी।
और मोणोत नैण सिंह ने मित्रों इस नैण श्री ख्यात में कीर्तिपाल के बारे में क्या लिखा है कि तू एक महान राजपूत, कि तू एक महान राजपूत। ये किसके बारे में लिखा है मित्रों? कीर्तिपाल के बारे में लिखा है। तो मित्रों कीर्तिपाल की बात की जाए तो 1182 में जालोर में, आपको ध्यान में इसी को रखना है, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को हराया था, लेकिन उसके भाई कुमार सिंह से वापस हार गया। इसके बाद में बात की जाए इस कीर्तिपाल की, तो कीर्तिपाल को मोणोत नैण सिंह ने कि तू एक महान राजपूत शासक, कि तू एक महान राजपूत कहकर है संबोधित किया है। ठीक है मित्रों, यदि इतना क्लियर हो गया तो आगे चले। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए मित्रों कीर्तिपाल के बाद में, कीर्तिपाल के बाद में भी देखो मित्रों कई शासक बने थे। जैसे इसके बाद में समर सिंह शासक बना था, समर सिंह के बाद में यहाँ का शासक बना था उदय सिंह जालोर का। उदय सिंह वह शासक जिसने इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमणों को भी असफल कर दिया था। बिल्कुल चाय पीजिए आप, धन्यवाद संगीता जी। हाँ तो देखिए इसके बाद में कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह शासक बना था। उदय सिंह जो एक प्रभावी शासक था, जिसने जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को आक्रमण को असफल किया था। इसके अलावा उदय सिंह ने नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को भी असफल किया था। तो समर सिंह के बाद में उदय सिंह बना मित्रों। उदय सिंह के बाद में एक शासक बना था आपके जो चाचिंग देव बना था, चाचिंग देव। उदय सिंह के बाद में चाचिंग देव, और चाचिंग देव के बाद में बना था जालोर का शासक सामंत सिंह। कौन बना था? सामंत सिंह। तो यहां से देखो क्वेश्चन नहीं आते हैं। जालोर से यदि क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, या तो आपको संस्थापक कीर्तिपाल के बारे में पूछेगा, या जो प्रमुख शासक है सामंत सिंह का पुत्र कान्हरदेव चौहान। कौन था? कान्हरदेव चौहान। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कीर्तिपाल के बाद में मित्रों समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, और कौन है? चाचिंग देव के बाद में सामंत सिंह। अब मित्रों सामंत सिंह का जो पुत्र था, सामंत सिंह का पुत्र कौन था? कान्हरदेव चौहान। इसी के बारे में पढ़ना आपको। जालोर में सामंत सिंह का पुत्र, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। सामंत सिंह का पुत्र कौन है मित्रों? कान्हरदेव चौहान, जिसका कार्यकाल 1305 से 11 तक, 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहा था मित्रों? कान्हरदेव चौहान का। किसका रहा था? कान्हरदेव चौहान का ये इसका कार्यकाल था। बिल्कुल भाईपाल जी, रिट में इंपॉर्टेंट शासक है ये कान्हरदेव चौहान, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए मित्रों कान्हरदेव चौहान के काल की प्रमुख घटना, आपको पता है इसके काल की प्रमुख घटनाएं आती है, और इसके काल की प्रमुख घटना क्या थी? इसके काल की प्रमुख घटना, इसके काल की प्रमुख घटना अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। हाँ कान्हरदेव चौहान है मित्रों। इस कान्हरदेव चौहान के काल की प्रमुख घटना क्या है मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, एक्के का आक्रमण। अर्थात राजस्थान में 1300 ईस्वी के आसपास जितने आक्रमण हुए थे लगभग शासकों पर, वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए थे। अब देखिए मित्रों आक्रमण के कारण क्या क्या थे। जिस प्रकार हमने मित्रों कल हमीरदेव चौहान पढ़ा था, हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कई कारण, 5-6 कारण हमने पढ़े थे। इसी प्रकार जालोर पर या कान्हरदेव पर अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इसको यहाँ पर आक्रमण करना पड़ा?
तो आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कारण क्या क्या थे? तो मैं 2-3 विद्वानों के अनुसार आपको बताता हूं मित्रों। सबसे पहले कानड़ प्रबंध के अनुसार, कानड़ प्रबंध के अनुसार, और मित्रों जो कानड़ प्रबंध ग्रंथ है, ये कानड़ प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ ने। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था, ध्यान रखना है मित्रों। कानड़ प्रबंध, हाँ। सतीश जी, जालोर दुर्ग का निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण परमार ने करवाया था। 10वीं शताब्दी में धारावर्ष नामक परमार ने उसका निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये मैंने आपको दुर्गों में बता दिया है, ठीक है। तो कानड़ प्रबंध है या पद्मनाभ के अनुसार आक्रमण का कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो देखिए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण का प्रमुख कारण है इस पद्मनाभ के अनुसार या कानड़ प्रबंध ग्रंथ के अनुसार यह था कि 1298-99 में, 1298-99 ईस्वी में जब अलाउद्दीन की सेना है मित्रों, गुजरात अभियान से आ रही थी, गुजरात अभियान से धन लूट कर ला रही थी, सोमनाथ मंदिर को लूट कर आ रही थी। उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जब वहां से वापस लौट कर आ रही थी तो जालोर से वापस होकर आ रही थी। और उस समय कहते हैं कि इस कानड़ के 2 सैनिक थे, जेता और देवड़ा, और जेता और देवड़ा के नेतृत्व में गुजरात से जो धन लूट कर लाया था अलाउद्दीन की सेना ने, उस लूटे हुए धन को है इन्होंने है लूट लिया था। कहते हैं कि कानड़ ने जो गुजरात से जो अलाउद्दीन खिलजी जो भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर से जो शिवलिंग लेकर आया था, उस टूटे हुए या खंडित शिवलिंग को इस कानड़ देव ने कहते हैं कि राजस्थान में 5 जगहों पर स्थापित भी बाद में करवाया था। तो प्रमुख कारण है, कहते हैं कि उस समय तो इसके जेता और देवड़ा 2 सैनिक थे, उनके नेतृत्व में गुजरात अभियान के दौरान, हाँ, गुजरात अभियान के दौरान है जो धन लूट कर लाई थी एक की सेना, उस सेना को लूटा था किसने मित्रों? कानड़ ने या कानड़ के सैनिकों ने। तो पहला कारण, हाँ, कानड़ प्रबंध के अनुसार गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान एक की सेना को, एक की सेना को कानड़ के सेनापति जेता व देवड़ा द्वारा, जेता व देवड़ा के नेतृत्व में लूटना। तो कल मैंने बताया था गुजरात अभियान के दौरान जो उल्लुग खां और नुसरत खां, हाँ, उल्लुग खां और नुसरत खां, जो उल्लुग खां और नुसरत खां सेनापति थे। पंडित जी ओसिया के मंदिर प्रतिहार शैली में बने, गुर्जर प्रतिहार शैली में है ओसिया के मंदिर, ठीक है ना। चलिए, तो कानड़ प्रबंध के अनुसार गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन की सेना को कानड़ के सेनापति है जेता और देवड़ा के नेतृत्व में लूटा गया था। और उसके पश्चात है अलाउद्दीन खिलजी है वो क्रोधित हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी है वो क्रोधित हो गया था और किस पर आक्रमण करता है मित्रों? जालोर पर आक्रमण करता है। किस पर करता है मित्रों? जालोर पर आक्रमण करता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, एक कारण मैंने बता दिया आपको, इसके बाद में मैं बता रहा हूं कारण नंबर 2, फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार? फरिश्ता। फरिश्ता क्या कहता है मित्रों? फरिश्ता के अनुसार, जिसने तारीख ए फरिश्ता लिखी थी मित्रों, फरिश्ता के अनुसार है 1305 में। नमस्कार मनीषा जी। हाँ, 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में इस अलाउद्दीन खिलजी ने, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में किस पर आक्रमण किया था? जालोर पर आक्रमण किया।
लेकिन है वो कानरदे और ऐन उल मुल्क के मध्य यहां पर संधि हो गई। क्या हो गई? संधि हो गई। और उस संधि के तहत है कानरदे है वो किसके दरबार में उपस्थित हुआ? उस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हो गया। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं कि इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदे से अपने दरबार में कहा कि पूरे राजपूताने में कोई भी ऐसा हिंदू शासक नहीं जो मेरे सामने टिक सके, जो मेरा है विरोध कर सके। तो इस बात का कानरदे को वहां पर उसके दरबार में बुरा लगता है और कानरदे उससे बगावत करके है वो कहा जाता है मित्रों वापस से जालोर में आ जाता है और उस अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर कहता है कि तेरा विरोध मैं करूंगा। और अलाउद्दीन को चुनौती देकर ये कौन आ जाता है मित्रों? जो कानरदे है ये वापस कहां पर आ जाता है? जालोर में आ जाता है। ठीक है, हाँ, और इसी फरिश्ता के कथन का मित्रों समर्थन करता है कौन? अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फतवा लिखी है। अमीर खुसरो लिखी है। अमीर खुसरो भी इसी बात का समर्थन करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अहंकार पूर्वक कानरदे का अपमान किया था कि मेरा कोई विरोध करने वाला कोई भी राजपूताना में ऐसा शासक नहीं बचा है। तो इसी का समर्थन मित्रों खजाइन उल फतवा लिखी थी अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो भी इसी बात का क्या करता है मित्रों? समर्थन करता है। तो फरिश्ता के अनुसार 1305 में एके के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी, एके के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर क्या किया मित्रों? आक्रमण किया। तब एके व कानरदे के मध्य क्या होगी? संधि होगी। अर्थात ऐन उल मुल्क मुल्तानी व कानरदे के मध्य क्या होगी? संधि हो गई। क्या हो गई? संधि हो गई। अलाउद्दीन की तरफ से इसने क्या की थी? संधि। और संधि के तहत है कानरदे है अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित हुआ। संधि के तहत कानरदे एके के दरबार में उपस्थित हुआ, जहां पर एके द्वारा कानरदे के साथ बुरा व्यवहार किया गया, बुरा बर्ताव किया गया। तो कानरदे चुनौती देकर वापस जालोर आ गया। और इसी मत का समर्थन मित्रों करता है अमीर खुसरो भी इसी बात का समर्थन करता है कि 1305 में एके के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने जब जालोर पर आक्रमण किया तो एके के सेनापति और यहां पर कौन था? कानरदे। इन दोनों में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। संधि के तहत मित्रों ऐन उल मुल्क मुल्तानी कानरदे के मध्य दोनों में क्या होती है? संधि। और संधि के तहत है ये कानरदे है अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित होता है। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी है ये इसके साथ बुरा व्यवहार करता है और कहता है कि मेरे सामने कोई भी राजपूत शासक है वो टिक नहीं पाया। तो इसलिए ये अलाउद्दीन को चुनौती देकर है जालोर दरबार से में वापस से आ जाता है। कौन मित्रों? ये आपका कानरदेव चौहान। इसके अलावा
एके की साम्राज्यवादी नीति अर्थात अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो मित्रों हमने 4 कारण पढ़ लिए, 3-4 कारण पढ़ लिए, एक कारण और पढ़ेंगे अभी। कानरदे चौहान के काल की प्रमुख घटना अलाउद्दीन का आक्रमण। कानरदे पर्वत के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया, तब एके और इसके मध्य क्या होता है, संधि हो जाती है। ठीक है, इसके पश्चात में एके की साम्राज्यवादी नीति, क्या वाह, वीडियो चल रहा है ना, नहीं चल रहा है क्या? मेरे पास तो चल रहा है अभी। चले आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब अंतिम कारण है मित्रों, वो अंतिम कारण है नैन श्री ख्यात के अनुसार। नैन श्री ख्यात के अनुसार ये अंतिम कारण है उसका। जो भी 3-4 कारण पढ़ लिए थे उसके बाद में अंतिम कारण नैन श्री ख्यात किसने लिखी? मूणोत नैन श्री। हाँ, और ये कारण तो आप सबको पता होगा। हाँ, नैन श्री ख्यात के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और जालोर शासक कानरदे के मध्य विवाद का कारण क्या था? क्या कारण था मित्रों? एके की पुत्री, अलाउद्दीन की पुत्री, एके की पुत्री व कानरदे के पुत्र फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग। हाँ, ये है किसके अनुसार था? हाँ, नैन श्री ख्यात के अनुसार। देखो अलग अलग मैंने आपको विद्वानों के अनुसार बता दिया, किस विद्वान के अनुसार कारण क्या था। नैन श्री ख्यात के अनुसार मोणोत नैन श्री क्या लिखता है? देखो मित्रों, मोणोत नैन श्री लिखता है कि जब 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने आक्रमण किया था जालोर पर, जालोर पर आक्रमण किया था मित्रों, तो उस समय है ये वीरमदेव है, ये इस वीरमदेव को कानरदे है वो किसके दरबार में भेजता है? वीरमदेव को कानरदे है, ये अपने पुत्र वीरमदेव को उस संधि के तहत किस दरबार में भेजता है? उस संधि के तहत है एके के दरबार में भेजता है। अलाउद्दीन के दरबार में कौन जाता है मित्रों? अलाउद्दीन के दरबार में है इस नैन श्री ख्यात के अनुसार कौन जाता है? कानरदे। और कानरदे किसके दरबार में जाता है मित्रों? एके के दरबार में जाता है। हाँ, एके के दरबार में जाता ही बैठा देखा है ने अलाउद्दीन का बगल में ही अलाउद्दीन की बेटी कौन? फिरोजा। हाँ, और फिरोजा इस वीरमदेव को देखती है, यानी वीरमदेव जैसे ही दरबार में जाता है और फिरोजा की नजर किस पर पड़ती है? फिरोजा की नजर किस पर पड़ती है? इस वीरमदेव पर, वीरमदेव पर है फिरोजा की नजर पड़ती है। और नजर पड़ते ही देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अर्थात यहां पर वीरमदेव से फिरोजा को क्या हो जाता है मित्रों? वीरमदेव से फिरोजा को क्या हो जाता है मित्रों? प्रेम हो जाता है, यानी पहली नजर में। हाँ, पहली नजर में फिरोजा को वीरमदेव से क्या हो जाता है मित्रों? यहाँ पर प्रेम हो जाता है। वीरमदेव ने तो फिरोजा की तरफ देखा ही नहीं था, लेकिन फिरोजा तो इसी ताक में थी, कोई मुर्गी तो आई, और यहाँ पर वो मुर्गी कौन आई? वो बेचारा वीरमदेव आया, और वीरमदेव को देखते ही फिरोजा है इसके प्रेम प्रसंग में, यानी इसके प्रेम में फंस गई। और यहाँ पर है किसी न किसी बहाने से, चाय के बहाने मान लो या किसी भी बहाने मान लो, और इसका जो रूम था वीरमदेव का, जहां पर वीरमदेव का शयन कक्ष था, उसमें किसी न किसी बहाने ये फिरोजा इससे मिलने के लिए रात्रि को आया करती थी। यहाँ पर किससे मिलने के लिए? वीरमदेव से मिलने के लिए। और वीरमदेव कहता भी था कि पगली तू यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन ये क्या कहती कि मैं तो तुझसे क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ। लेकिन वीरमदेव कहता कि नहीं, मैं तो आपसे प्रेम नहीं करता।
लेकिन यहाँ पर फिरोजा कहते हैं कि आप नहीं करते, लेकिन मैं तो आपसे क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। यहाँ पर वीरमदेव मना भी करता है, लेकिन फिरोजा है इससे मिलने के लिए यहाँ पर आती है। अब कहते हैं कि इनके मध्य प्रेम प्रसंग स्थापित भी हो गया था। अब ये प्रेम प्रसंग आपको पता है कितने दिन चल सकता है। अब एक दिन ये फिरोजा है अपने पिताजी, इसके पिता कौन थे मित्रों, एक के अलाउद्दीन खिलजी से जाकर दरबार में, हाँ बड़े दरबार में जाकर कह देती है कि पिताजी मैं तो इस वीरमदेव से क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर इसके पिताजी अलाउद्दीन खिलजी है फिरोजा से कहते हैं कि बेटे ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं रखा यहाँ पर, हाँ सब ये धोखाबाजी होते हैं। लेकिन ये फिरोजा नहीं मानती है। फिरोजा कहती है कि नहीं, शादी करूंगी तो इस वीरमदेव से करूंगी, किसी दूसरे के साथ तो मैं शादी नहीं करूंगी। जना अलाउद्दीन सोचो आप कारो मुंडो करावेगी, हाँ इन्हों तो एक ठीक है, कई को खटीन खटीन कर दो, एक सागे करना ही पड़सी, जे आपने ना कारो मुंडो करवासी ना तो को एक सागे कोई ब्यावड़ी करा दो ना आपनो। जरा यहाँ पर है मित्रों, इस समय अलाउद्दीन खिलजी है अपने दरबार में किसी बुलाता है, इस वीरमदेव को बुलाता है और वीरमदेव को बुलाकर कहता है कि मेरी बेटी है वो तुझसे प्रेम करती है और वह तेरे से शादी करना चाहती है और तुझसे है शादी करेगी और आपको है इस मेरे पुत्र से शादी करनी है। तो इस समय ये वीरमदेव सोचता है भाई आ तो जोर की घंटी गली गलम, आपा तो जावा ही कोनी मत ही घंटी गलनी सा गलम। अब यहाँ पर वीरमदेव है रात्रि को है, ये जब सो रहे थे उस समय अपना बोरिया बस्तर, हाँ अपना बोरिया बिस्तर बांधता है मध्य रात्रि में और यहाँ से है वो वापस भाग आता है। कहां पर वीरमदेव, कहां पर आ गया, जालोर में आ गया। जालोर में आ गया, रात में उठी फिरोजा चलना का कमरा का नियंत्रण आवे तो वीरमदेव मत के पड़े हट तो सिर पर सिर पे कमरो खाली पड़ो वीरमदेव वालों। और फिरोजा देखा वीरमदेव खट गयो, अरे वीरमदेव तो खटा भाग्यो रातों रात ही जालोर भाग्यो। जरा फिरोजा हट बैठी क्या करे लगी, रोवे लगी और आपका बापू गन गई, अलाउद्दीन गन गई जाके बोले आ लो मेरो प्रेम तो खट गयो, भाज गयो हटो। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है ये भी इसे अपना क्या समझता है, यहाँ पर अपमान समझता है। फिरोजा बेटी रो रही, यहाँ पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गई, अर्थात जो दिल की बात थी वो दिल में रह गई। अब क्या होगा, अब अलाउद्दीन खिलजी है मित्रों यहाँ पर जालोर में इस वीरमदेव को मनाने के लिए, हाँ बिल्कुल रोबा लागी यहाँ पर, हाँ कौन रोबा लागी, फिरोजा बिल्कुल प्रेम में पागल हो जाए थे भी कई बार रोबा लाग जाओ ना, यहाँ भी फिरोजा भी रोबा लागी आज। अब देखो यहाँ पर मित्रों जालोर में आ जाता है कौन, वीरमदेव आ जाता है। अब पीछे से ये अलाउद्दीन खिलजी है इस वीरमदेव को मनाने के लिए, वीरमदेव को मनाने के लिए किसे भेजता है, गुलविस्त। ये गुलविस्त कौन थी, ये गुलविस्त है मित्रों इस फिरोजा की दाई माँ थी। फिरोजा की दाई माँ कौन थी, हाँ फिरोजा की दाई माँ थी गुलविस्त, हाँ इसकी दाई माँ थी फिरोजा की। और कहते हैं कि गुलविस्त तू जा और इस वीरमदेव को कैसे जैसे मना के ला, नहीं तो छोरी मरसी मान ली कोई कुओं फांसी करसिया, कहे तो कुएं बढ़ से कहे खटा फांसी करसी तो मेरी ना कटासिया। तो इस प्रकार के जब ये अलाउद्दीन खिलजी बोलता है तो ये गुलविस्त जाती है और वीरमदेव को बातों में लेने की कोशिश करे, लेकिन वीरमदेव है वो इसकी बातों में नहीं आता है और गुलविस्त ये वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है तो फिरोजा पूछती है भाई क्या हुआ, तो बोलते आपका प्रेम या आपका जो आशिक है वो तो नहीं माना। तो यहाँ पर फिरोजा फिर है ये खुद कहती है कि पिताजी मैं खुद जाऊंगी। फिरोजा क्या कहती है कि अब तो मैं खुद ही जाऊंगी, मेरे प्रेम को है मेरे आशिक को मैं मनाकर ही लाऊंगी। तो फिरोजा कहाँ आती है, जालोर में। किसके पीछे पीछे आती है, ये फिरोजा है मित्रों अपने आशिक को मनाने के लिए कहां पर आती है, जालोर में। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यहाँ पर मित्रों फिरोजा है वो कहाँ जाती है मित्रों, अपने आशिक के पीछे पीछे जालोर में आ जाती है अपने आशिक वीरमदेव को मनाने के लिए। अब यहाँ पर तो वीरमदेव भी एक कहते हैं कि सच्चा राजपूत था ये, ओ भाई पिघले होनी जल्दी से। हाँ अब मित्रों ये फिरोजा आती है जालोर दरबार में। जालोर में कौन था यहाँ पर शासक था, कानरदे। और कानरदे किसका, हाँ कानरदे है इस वीरमदेव का पिताजी था। कानरदे दरबार में बैठा होता और अचानक आती है फिरोजा आकर कानरदे के पैरों में गिर जाती है। बोले कानरदे, बोले कहीं हो भाई, बोले वो कहीं आपका जो बेटा है वीरमदेव इससे मैं शादी करना चाहती हूँ, इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो
तो यहाँ पर कानरदेव है अपने पुत्र से पूछता है वीरमदेव से, बोलते वीरमदेव क्या तू इससे प्रेम करता है? वीरमदेव कहता है ना पिताजी, मत तो प्रेम करो को नहीं, आ घंटी तो मत तो ही गलगी, आ घंटी तो गला मत तो ही गलगी, मत तो इनके चाहिए को नहीं आज तक। तो इस प्रकार ये कानरदेव कहता है कि देख तूने मेरे बेटे से प्रेम किया है, लेकिन मेरा बेटा है हाँ वो है तेरे से प्रेम नहीं करता है। यहाँ पर वीरमदेव कहता है कि पिताजी इसका धर्म मुस्लिम, मैं और एक हिंदू शासक, मैं एक मुस्लिम से शादी नहीं करना चाहता, नहीं मैंने इससे कभी प्रेम किया है, यही मेरे से प्रेम करती है, मैंने इससे कभी प्रेम नहीं किया है। तो आप फिरोजा कह अरे मत तो करो ना, तू तो कौन करो, अरे मत तो तेरे प्रेम करो, तू तो कौन करो, इसलिए मैं तो तेरे बिना कोई जीस को, अरे मत तो तेरा सागे जिसू तेरा सागे ही मरसू। अब यहाँ पर कानरदेव भी धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन कहते हैं कि बाद में कानरदेव ने इस फिरोजा को यहाँ से बहला फुसला कर वहां से निकलवा दिया, भाई तेरी जो शादी है वो किसी मुस्लिम के साथ ही होगी, मेरा पुत्र है हिंदू धर्म से है और ये शादी नहीं करना चाहता है। तो अठों आ फिरोजा आया आपको मुंह बाइकों से लेके 500 खटागी आगी अलाउद्दीन कन की कन आगी अलाउद्दीन खिलजी कन आगी आ बोले चे मन तो जीव तो ला दो चे मरड़ो ला दो, चाहे मुझे जीवित ला दो चाहे मरा हुआ, लेकिन मुझे कौन चाहिए? मुझे तो वीरमदेव ही चाहिए। मुझे तो कौन चाहिए? हाँ एक तरफा प्यार था बिल्कुल, हाँ मुझे तो वीरमदेव ही चाहिए। यहाँ पर है ये फिरोजा कहती है। अब अलाउद्दीन के भी नाक को सवाल हो गया, आपने छोरी अपा हिंदुस्तान का बादशाह थे, मैं दिल्ली पर राज करने और आपने छोरी एक मामूली इंसान को प्रेम कर वो अपनी छोरी नकार दी। तो इस प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर मनोतनेर श्री ख्यात के अनुसार जो प्रमुख युद्ध का कारण था, वो प्रमुख युद्ध का कारण क्या था मित्रों? ये इस वीरमदेव और फिरोजा के मध्य जो प्रेम प्रसंग था, यही प्रमुख कारण माना गया है। जब वीरमदेव फिरोजा से शादी करने से इनकार कर देता है, तो यहाँ पर है अलाउद्दीन इसे क्या मानता है? इसे अलाउद्दीन इसे अपना अपमान मानता है, अपमान समझकर कहां पर आक्रमण करता है? ये आक्रमण करता है मित्रों जालोर के दुर्ग पर। ठीक है, इश्क अगर अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना, कहते हैं सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती। सही बात है जी। चले आगे, चलिए अब देखो मित्रों, यदि ये आक्रमण करेगा, अलाउद्दीन आक्रमण करेगा, तो पहले देखो मैंने आपको बताया कि जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना दुर्ग को। किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। इसलिए जालोर को जीतने के लिए, हाँ जालोर दुर्ग को जीतने के लिए पहले आक्रमण कहां करना पड़ेगा? पहले सिवाना पर। कहां पर करना पड़ेगा? सिवाना पर आक्रमण करना पड़ेगा। इसलिए पहले है खिलजी कहां पर आक्रमण करेगा? सिवाना पर। एक का सिवाना पर आक्रमण, सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहां है मित्रों? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसे, जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना को। जालोर दुर्ग की है कुंजी सिवाना को कहते हैं। बिल्कुल कानरदेव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी ख्यात इसका समर्थन करते हैं। सेनी जी बिल्कुल सही बात आपकी। हाँ अब देखो मित्रों, जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं मित्रों? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। और जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग का यहाँ पर जो शासक था, वह शासक कौन था इस समय? यह आक्रमण मित्रों होता है 1308 में। आक्रमण कब होता है? 1308 में। हाँ शासक कौन था इस समय? शीतल देव। कौन था? शीतल देव शासक था मित्रों। और ये शीतल देव कौन था मित्रों? कानरदेव का भतीजा था। कौन था? कानरदेव का भतीजा। कानरदेव का भतीजा कौन था? शीतल देव। कहां का शासक था? सिवाना का शासक था। अलाउद्दीन आक्रमण किसके नेतृत्व में करता है? एक किसके नेतृत्व में आक्रमण करता है? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। अलाउद्दीन सिवाना पर आक्रमण किसके नेतृत्व में करता है मित्रों? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहां पर आक्रमण करता है। कहते हैं कि कमालुद्दीन गुर्ग ने मित्रों कई दिनों तक इस दुर्ग की क्या है मित्रों? घेराबंदी की थी। कमालुद्दीन गुर्ग है, कहते हैं कि कई दिनों तक सिवाना दुर्ग की घेराबंदी की, लेकिन सिवाना को नहीं जीत पाया।
कहते हैं कि यहाँ का जो शासक शीतलदेव था, इसमें 100 हाथियों के बराबर बल था और इसकी सेना भी है वो है मजबूत सेना थी। और कमालुद्दीन गुरुक को है दुर्ग के अंदर नहीं घुसने दिया था। कमालुद्दीन गुरुक को है दुर्ग के अंदर नहीं घुसने दिया था। इसके पश्चात कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं को आना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी है इस दुर्ग के बाहर घेराबंदी करता है और उसके पश्चात कहते हैं कि दुर्ग नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर मित्रों एक व्यक्ति था भावला पंवार। कौन था? भावला पंवार। इस भावला पंवार ने शीतलदेव के साथ क्या किया मित्रों? विश्वासघात किया। बावला पंवार क्या करता है मित्रों? शीतलदेव के साथ विश्वासघात करता है और दुर्ग में जो जलाशय था, एकमात्र पानी का स्रोत था, दुर्ग में जो एकमात्र पानी का स्रोत था या जलाशय था, उसमें मित्रों है वो है गोमांस मिलाकर इसे क्या कर दिया गया था मित्रों? गोमांस मिलाकर है इसे है मित्रों दूषित कर दिया गया। गोमांस मिलाकर दूषित कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों इस बावला पंवार के विश्वासघात के कारण, बावला पंवार के विश्वासघात से है इस दुर्ग में जो एकमात्र पानी पीने का जलाशय था उसमें भी क्या है मित्रों? गोमांस मिलाकर क्या कर दिया था? दूषित कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पर है पानी पीने की है वो क्या हो गई थी मित्रों? है राजपूतों के लिए पानी पीने की नौबत आ गई थी। और अब यहाँ पर क्या होता है मित्रों? युद्ध होता है। ये है और युद्ध होता है और युद्ध में मित्रों यहाँ पर जो शासक था, ये शासक कौन था? शीतलदेव क्या करता है? जोहर करता है। क्या करता है शीतलदेव? जोहर। और उसकी रानी थी मैणादेह, सॉरी केसरिया। शीतलदेव क्या करता है यहाँ पर मित्रों? केसरिया। और उसकी रानी क्या करती है मित्रों? जोहर। उसकी रानी मैणादेह क्या करती है मित्रों? युद्ध में जोहर। और शीतलदेव का पुत्र था मित्रों, इसका पुत्र था सोम। यहां पर इसका पुत्र सोम भी क्या करता है मित्रों? केसरिया करता है। और उसकी रानी मैणादेह है क्या करता है? देखिए मित्रों आगे देखिए, एक बार वापस देखिए, आ गया होगा देखिए। हाँ एक बार वापस देखिए, जालोर का चौहान वंश चल गया ना वीडियो? क्लियर आ रहा है क्या? देखिए मित्रों एक बार, हाँ अब देखिए मित्रों, एके का सिवाना पर आक्रमण हुआ 1308 में। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। सिवाना का शासक कौन था? सिवाना का शासक शीतलदेव था। कौन था? सिवाना का शासक शीतलदेव कान्हड़देव का भतीजा था ये। उसके पश्चात देखिए मित्रों, कमालुद्दीन गुर्ग कई दिनों तक दुर्ग की घेराबंदी करता है लेकिन दुर्ग है नहीं जीत पाता है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन आता है। उसके पश्चात यहाँ पर बावला पंवार के विश्वासघात होता है और बावला पंवार के विश्वासघात के कारण उसके पश्चात कहते हैं कि एकमात्र जलाशय में जो गोमांस डलवा कर दूषित कर दिया गया। उसके पश्चात है मित्रों युद्ध होता है। शीतलदेव और उसका पुत्र सोम तो करता है केसरिया। मैणादेह जो उसकी पत्नी थी शीतलदेव की, वो जोहर करती है। कमालुद्दीन है इसको दुर्ग सौंपा गया और इसका नाम मित्रों क्या रखा गया था? खेराबाद रखा गया था। इसके पश्चात सिवाना के युद्ध के पश्चात, सिवाना के युद्ध के पश्चात है मित्रों जो लौटती हुई सेना जा रही थी अलाउद्दीन की, उस लौटती हुई सेना को है मलकाना के युद्ध में है मालदेव सोनगरा जो उसका भाई था कान्हड़देव का और कान्हड़देव का पुत्र था वीरमदेव। इन्होंने अलाउद्दीन की सेना को मलकाना के युद्ध में हराया और शम्स खां को यहां पर क्या बना लिया? बंदी बना लिया। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात होता है मित्रों एके का जालोर पर आक्रमण। तेरह सौ 11 एके का जालोर पर आक्रमण। हाँ कब होता है? 1311 ईस्वी में एके का जालोर पर आक्रमण होता है मित्रों।
इस समय यहाँ का शासक कानरदे था। कानरदे चौहान इसका शासक था। किसके नेतृत्व में करता है आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर भी कमालुद्दीन के नेतृत्व में। किसके? कमालुद्दीन के नेतृत्व में यहां पर क्या करता है? अलाउद्दीन आक्रमण करता है। और मित्रों यहां पर भी कहते हैं कि जालोर दुर्ग पर भी कई दिनों तक घेराबंदी रहती है, लेकिन जालोर दुर्ग भी है ये कमालुद्दीन के नेतृत्व में। अलाउद्दीन जब नहीं जीत पाता है तो यहां पर भी मित्रों एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिक्का दैया। कौन था? बिक्का दैया। ये बिक्का दैया क्या करता है मित्रों? विश्वासघात करता है। बिक्का दैया है मित्रों, क्या करता है? विश्वासघात करता है। बिक्का दैया को अलाउद्दीन द्वारा कहा जाता है कि आपको जालोर दुर्ग का प्रशासक बना दिया जाएगा, यदि आप है इस युद्ध में सहायता करोगे तो जालोर दुर्ग का आपको प्रशासक बना दिया जाएगा। तो बिक्का दैया मित्रों यहां पर है, लालच में आ जाता है और गुप्त रास्तों के माध्यम से, सुरंगों के माध्यम से है जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन की सेना को प्रवेश करवा दिया जाता है। उसके पश्चात कहते हैं कि बिक्का दैया रात्रि में अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि आज मैं तो राजा बन गया, अर्थात मैंने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर लिया है कानरदे के साथ, और इस युद्ध को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन मुझे क्या बना देगा? यहाँ का प्रशासक बना देगा। अब इस बात का जब पता अपनी पत्नी को बताता है, कौन? बिक्का दैया, तो उसकी पत्नी है इस बिक्का दैया की क्या कर देती है? सोए हुए बिक्का दैया की तलवार गोपकर वहीं पर क्या करा देती है? हाँ, हत्या कर देती है। बोलती है मरीलिया तू खटो करके यान को काम, बेलन की मारी सिर में और बटाई बिक्का दैया तो सल्टा दियो। और उसी समय इसकी जो पत्नी बिक्का दैया की, वो रात्रि को भागती है और भागकर कहा जाती है कानरदे के चौहान के पास जाकर कहती है, हाँ कानरदे के पास जाकर कहती है कि मेरे स्वामी ने आपका जो राज था वो राज है वो बता दिया, आपके जो गुप्त रास्ते थे वो अलाउद्दीन को बता दिए, और मैंने मेरे पति की क्या कर दी है? हत्या कर दी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मित्रों अलाउद्दीन की सेना है वो सुरंगों के माध्यम से है दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी, और उसके बाद में है युद्ध होता है मित्रों। युद्ध में कानरदे क्या करता है मित्रों? केसरिया करता है कानरदे। उसकी पत्नी कौन थी? जैतलदे। और जैतलदे क्या करती है मित्रों? यहाँ पर जोहर करती है। जैतलदे क्या करती है मित्रों? जोहर करती है। हाँ, और इस दुर्ग को भी वापस किसको सौंप दिया जाता है? कमालुद्दीन को सौंपा जाता है। अलाउद्दीन ने दुर्ग किसे सौंपा? कमालुद्दीन को सौंपकर दुर्ग का नाम लिख दिया जलालाबाद। जालोर दुर्ग का नाम क्या रख दिया अलाउद्दीन ने? जलालाबाद। किसे सौंपकर मित्रों? कमालुद्दीन दुर्ग को सौंपकर इसका नाम क्या रख दिया? हाँ, दिनू जी बता रहे हैं फिरोजा की कहानी बता दो। बता तो दे, कितने बताए? फिरोजा की बताई थी 10-15 मिनट तक। जलालाबाद इसका नाम रख दिया। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने दुर्ग में एक तो तोप मस्जिद या अलाउद्दीन मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन या तोप मस्जिद का निर्माण कराया अपनी पुत्री फिरोजा के नाम पर। फिरोजा मकबरा, अपनी पुत्री के नाम पर क्या बनाया? फिरोजा मकबरा बनाया। अब यहां पर मित्रों जो जो है कानरदे था, इस कानरदे का पुत्र कौन था? वीरमदेव, जो जिसके साथ फिरोजा क्या करती थी? प्रेम करती थी। ये वीरमदेव है मित्रों, ये आशापुरा माता के मंदिर के सामने जाकर तलवार घोंपकर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। वीरमदेव है आशापुरा माता के मंदिर के सामने, आशापुरा माता के मंदिर के सामने तलवार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। कौन? वीरमदेव। भाई इसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसको लगा कहीं फिरोजा वापस हमें पकड़ कर न ले जाए, इसलिए इस वीरमदेव ने क्या कर लिया कि फिरोजा से शादी करना इसको बिल्कुल मंजूर नहीं था, और इस वीरमदेव ने क्या कर ली मित्रों? आत्महत्या कर ली तलवार घोंपकर आशापुरा माता के मंदिर के सामने। बिल्कुल रोज क्लास होती है कमलेश जी, हाँ डेली क्लास होती है 12 बजे और 2 बजे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब वीरमदेव है इसकी मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है। इसके पश्चात मित्रों वीरमदेव का जो सर काटकर, हाँ वीरमदेव का सिर काटकर है, हाँ सिर काटकर है, उसके पश्चात फिरोजा के पास ले जाया जाता है।
वीरमदेव का सिर काटकर मित्रों फिरोजा के पास ले जाया जाता है और फिरोजा ने इस वीरमदेव की कटे हुए सिर को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ इसका क्या करवाया मित्रों, अंतिम संस्कार करवाया। इस वीरमदेव के कटे हुए शीश को है लेकर फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाज के साथ इसका अंतिम संस्कार करवाया और खुद फिर यमुना में कूद कर क्या दे देती है मित्रों, अपनी जान दे देती है। कौन? ये फिरोजा यमुना में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। ठीक है मित्रों। और मित्रों इसी जालोर जो दुर्ग है इसी के बारे में एक कहावत भी है, राई का भाव रात ही गया। राई का भाव रात ही गया या रात ही बीत्या। राय का भाव रात ही बीत्या। अर्थात जब यहाँ पर अलाउद्दीन आक्रमण कर रहा था मित्रों, तो इस समय कहते हैं कि राय को बहुत महंगे दामों में खरीदा गया था। जब राय को महंगे दामों में खरीदा गया था मित्रों, इस कारण खरीदा गया था कि इस दुर्ग के जो कमजोर भाग है उस कमजोर भाग को जानने के लिए है राय को बहुत महंगे दामों पर खरीदा गया था। यानी इन विश्वासघाती विक्कादैया के माध्यम से या अन्य यहाँ के जो सरदारों के द्वारा से अलाउद्दीन को बताया गया कि जो राई है वो राई एकदम हल्की होती है और इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो चारों तरफ से पक्की है, लेकिन कहीं कहीं पर जो दुर्ग की दीवारें है वो बहुत कच्ची है। और उन कच्ची दीवारों का पता तभी लगाया जा सकता है जब आप उस पर राई छिड़कोगे, और राई छिड़कोगे जहां पर राई धस जाएगी अंदर, वहां पर ऐसा समझ लेना कि ये दीवार क्या है, कच्ची है। और जहां पर राई है छिड़कोगे आप वापस टकरा कर आ जाएगी राई, तो वहां पर दुर्ग के भाग क्या है, पक्के भाग है। इसलिए अलाउद्दीन ने क्या कहा कि रातों रात राई खरीद जाए। तो अलाउद्दीन ने मित्रों रातों रात ही क्या है, राई खरीदी और जितने मुंह मांगे पैसे हैं लोगों को दिए और राई खरीदी। और राई खरीद कर उस दुर्ग की दीवारों पर छिड़कवाया गया और जहां जहां पर कमजोर है भागता दुर्ग का वहां पर है वो राई अंदर धस गई और अलाउद्दीन के मुगल सैनिकों को पता चल गया कि हाँ यहाँ पर है। हाँ, तो अलाउद्दीन के जो सैनिक थे उनको है पता चल गया यहाँ पर दुर्ग का भाग क्या है, कमजोर है, और वहां से है उन्होंने प्रवेश कर लिया दुर्ग के अंदर। और सुबह उठते ही जब लोग अपने अपने राय लेकर आए कि मान ली राय ले लो, मान ली राय ले लो, जना अलाउद्दीन बोले राय का भाव तो रात ही गया। तो इसीलिए तो कहावत चलती है कि राय का भाव तो रात ही गया। तो इसीलिए चलती है, इसी दुर्ग के बारे में चलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। क्लियर, राय का भाव रात ही बीत्या, इसी जालोर के बारे में ये कहावत है। तो मित्रों ये आपका होता है एक का जालोर पर आक्रमण। कानर दे और उसकी पत्नी जो थी जेतल दे जोर करती है समय, बिक्कादैया विश्वासघात करता है, कमालुद्दीन को दुर्ग सौंपकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया जाता है। अलाउद्दीन का मस्जिद है यहाँ पर, फिरोजा का मकबरा और यहीं पर जालोर में। ठीक है, और इसी दुर्ग के बारे में राई का भाव रात ही बीता ये कहावत भी प्रचलित है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। देखिए मित्रों यहाँ पर चौहान वंश कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने जालोर के चौहान पढ़ लिए हैं। अब जालोर के बाद में हम पढ़ेंगे हाड़ौती के चौहान। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हाड़ौती के चौहान। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।